हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 3 या क्लास 3 कह सकते हैं वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है इसमें, कंसेप्ट्स भी बहुत नए हैं, न्यू कंसेप्ट एज वेल एज यूनिक कंसेप्ट। ठीक है, जो आपको कहीं भी रिपीटेशन जिसका नहीं मिलेगा बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में आपको यूनिक वैसे वैसे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे एंसेस्टर से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमें मिल रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड वेरिएशन, और उनमें क्या क्या अंतर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो हेरिडिटी, दूसरे वेरिएशंस। क्या क्या वेरिएशंस होते हैं? एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेड्स का मतलब आप सिंपल शब्दों में समझिए, क्वालिटी या क्वालिटीज। ठीक है, पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक पेरेंट्स से उसके बच्चे में कैसे ये जो भी ट्रेड्स है या क्वालिटी है कैसे पास होता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके फादर जो थे जेनेटिक्स के वो ग्रेगोर मेंडल थे। मेंडल बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, की टर्म्स देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब इसको कह सकते हैं क्वाइन, सिक्का। जैसे आप नॉर्मल इकोनॉमी में क्या है, सिक्का ही बेसिकली क्या होता है, मोड ऑफ एक्सचेंज यू कैन से। वैसे ही जीन्स जो होते हैं हेरिडिटरी में जो एक्टिंग लाइक अ क्वाइन, जिससे बेसिकली एक यूनिट है जिसके थ्रू चीज़ें ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोजोम क्या है? ये स्ट्रक्चर्स है जिस पे जीन्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसी के ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन क्या है? यूनिट है हेरिडिटी का। ट्रेड्स क्या होते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, जैसे मैंने ये बताया, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपका हाइट हो गया, कलर हो गया, आपका हाइट, कलर, और भी जितने आपके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक सेकेंड, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? ट्रेड्स में। जो जितने भी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी चीज़ें आपकी आएगी ट्रेड्स में। एलील्स क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। जैसे अगर आप टॉल हाइट की बात करते हैं, हाइट में कोई टॉल है तो इसका अलील क्या होगा? मतलब ड्वार्फ। तो अल्टरनेट फॉर्म, इसका अल्टरनेट है ये। तो वैसी जीन के फॉर्म जो उसका अल्टरनेट हो, जैसे लंबा का छोटा, गोरा का मतलब श्यामला, और सिमिलरली जो भी चीज़। जीनोम्स क्या होते हैं? कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल जो आपका है उसको हम लोग जीनोम्स कहते हैं। मेंडल के बारे में जैसे वैसे मैं ग्रेगोर जोहान्स मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी तक था। बहुत ही फेमस है, जेनेटिक्स का फादर है। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पे, पाइसम सटाइवम पे, इसलिए इनका नाम है। बहुत अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट था। क्यों पी को सेलेक्ट किया था, अब हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि पी की लाइफ शॉर्ट होती है, ट्रेड्स जो होते हैं उसके क्वालिटीज़ जो हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, इजीली विजिबल होते हैं। जैसे पीला है या हरा है, उसका सीड रिंकल्ड है या फिर फ्रेश है, और वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो इसीलिए पी प्लांट को चुना गया था। उसमें बेसिकली ब्रीड करा के एक दूसरे से उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए क्या क्या है मेंडेलियन पोस्टुलेट्स का। डोमिनेंट, इसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड ट्रेड। उस बेसिकली उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डोमिनेंट ट्रेड एक्सप्रेस था। रिसेसिव, हिडन ट्रेड। होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स। हेट्रोजाइगस, डिफरेंट एलील्स। एलील्स मैंने बताया अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स है। ठीक है, अगर 2 XX है तो ये होमोजीनस हो जाएगा, एक XY है तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनस। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत आपसे पूछा जाएगा, जेनोटाइपिक वर्सेस फिनोटाइप। फ से याद है आपको, ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, और ज से जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है,
जो आपके आनुवांशिक गुण है वो आपके जेनेटिक्स हो जाएंगे, और जो अपीयरेंस वाइज है वो फिनोटाइपिक हो गया, जैसे आपका स्किन कलर हो गया, आपका हाइट हो गया, ठीक है। फिनोटाइप वही फिजिकल एक्सप्रेशंस। अब देखिए मेंडेलियंस का जो मैंने बताया था फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में हम देखते हैं। मेंडेलियंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अभी हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में इसका पिक्टोरियल वो देखेंगे, बस आप एक समझ लो। उसने टॉल को टीटी से किया था, ड्वार्फ को। तो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग 2 प्लांट लेते हैं, प्लांट 1, प्लांट 2। प्लांट 1 होता है टॉल प्लांट, प्लांट 2 होता है ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अगर हम उसके टॉल प्लांट्स के एलील्स को देखें तो ये इसको हम टीटी कहेंगे क्योंकि होमोजाइगस है, और ये ड्वार्फ ये हो जाएगा स्मॉल टीटी, ठीक है। ये भी होमोजाइगस है। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सब्सिक्वेंटली देखेंगे। इन दोनों को जब हम ब्रीड कराते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन में फिर इसके रिजल्ट को अगर हम ब्रीड कराते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं। ये बेसिकली बहुत फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेंडेलियंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जरूर से जरूर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट है, सेकेंड जनरेशन में क्या रिजल्ट है। सिमिलरली मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही कंसेप्ट आता है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स है, जो क्वालिटी है, वो एक्सप्रेस्ड होते हैं F1 जनरेशन में, और रिसेसिव ट्रेट, जैसे रिसेसिव यहाँ पे इस केस में ड्वार्फनेस है, तो ये मास्क हो जाते हैं। मतलब आपको पहले जनरेशन में, मतलब जनरेशन 2 में वो दिखेंगे ही नहीं जो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। जैसे देखिए मेंडेलियंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, ये पेरेंट का पी जनरेशन का मतलब पेरेंट का जनरेशन। अब समझिए कि ये सुपीरियर क्वालिटी है, ये इन्फीरियर क्वालिटी है, इसको कह सकते हैं राउंड। सपोज पी की जो क्वालिटी है मटर की वो राउंड, और ये रिंकल्ड मटर है, ये रिसेसिव क्वालिटी है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे दोनों स्मॉल से वो करते हैं, दोनों मोनोजाइगस है। अब आपको पता ही है कि ये तो एलील फॉर्म में है, जब ये गैमेट बनेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या होगा, ये ब्रीडिंग होती है, तो ये गैमेट के फॉर्म में आ जाएगा। गैमेट में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी क्रोमोजोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं मियोसिस में, ठीक है। तो मियोसिस से गैमेट बना, ये दोनों जो बड़े बड़े वाई है वो 2 इंडिपेंडेंट बड़े बड़े वाई बन गए, 2 गैमेट्स बन गए। तो क्योंकि दोनों सेम ही है तो इसलिए इसने क्या किया है, एक ही, मतलब ऑल्दो दोनों बोथ आर सेम, तो दे कैन चूज एनी ऑफ द गैमेट, तो इसलिए, और क्योंकि दे आर सिमिलर तो वाई इन्होंने कैपिटल वाई को चुना। सिमिलरली जब छोटा छोटा 2 वो होगा तो दोनों छोटे छोटे गैमेट्स बनेंगे, तो 2 की जगह पे उसने एक ही कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन अनड्यू कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए उन्होंने एक ही रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है जब ये दोनों गैमेट 2 प्लांट के, ये प्लांट 1 ये प्लांट 2, जब एक दूसरे से वो किए, क्रॉस किए, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये दोनों बन गया। तो इसी ये फर्स्ट जनरेशन में क्या बना, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए, अब इसमें क्या है, आधा क्वालिटी है राउंड वाले का और आधा क्वालिटी है रिंकल वाले का। तो क्या दिखना चाहिए, मतलब आप मान के चलो कि जो पहला जनरेशन का बच्चा होगा पी का मटर का, वो उसमें क्या दिखना चाहिए, क्योंकि उसमें राउंड वाली भी क्वालिटी है, रिंकल वाली भी क्वालिटी है। तो देखा गया, मेंडल ने ये गौर किया उस समय कि उसमें जो क्वालिटी आई फर्स्ट जनरेशन में वो राउंड वाली आई, ये जो था ये राउंड निकल गया। तो ये जो राउंड निकला इसी को इसने किया, कहा लॉ के फॉर्म में लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहती है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेट वो एक्सप्रेस हो जाती है जनरेशन फर्स्ट में, पहले जनरेशन में, और रिसेसिव मास्क हो जाती है। देखो रिसेसिव यहाँ पे रिंकल वाला था, इसमें दिख ही नहीं रहा है फर्स्ट जनरेशन, ऑल्दो उसमें रिसेसिव है, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में क्या है। ये जो F1 जनरेशन का वो है ऑर्गेनिज्म या पी आप कह लो। यहाँ पे ये क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे मियोसिस से। अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग गैमेट बनेगा, एक कैपिटल वाई वाला, एक स्मॉल वाला, एक डोमिनेंट की और एक रिसेसिव। ठीक है, अब इसी से सेल्फ पॉलिनेशन का एक ही प्लांट का है, तो एक में हमने रिसेसिव वाला ले लिया क्वालिटी, एक में हमने डोमिनेंट वाला ले लिया। अब इसको जब हम लोग ब्रीड कराएंगे, मतलब क्रॉसिंग कराएंगे, तब रिजल्ट जो आता है दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। वहीं बेसिकली आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। एक कैपिटल लिया आपने, एक गैमेट, दूसरे प्लांट का मतलब उसी का दो इंडिपेंडेंट है ना, तो ये छोटा वाला ले लिया, दूसरा प्लांट भी ले लिया, दोनों में ब्रीड कराए। इसको हमने पनेट स्क्वायर पे प्लॉट किया, तो देखो रिजल्ट कैसे क्या क्या आएगा। कैपिटल वाला मिलके ये दोनों कैपिटल हो गए, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा। ये कैपिटल वाला ये स्मॉल वाले के साथ मिलके ये ऐसे बन गया, ये कैपिटल ये स्मॉल के साथ मिलके यहाँ पे ऐसे बना, और ये दोनों स्मॉल मिलके दोनों स्मॉल बन गया। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस ट्रेड का आपने ऑलरेडी देख लिया है जो मेंडल ने दिया था। ये तो टॉल ही हो गया, ये क्योंकि डोमिनेंट यहाँ पे विजिबल होंगे, ऑल्दो इसमें रिसेसिव वाला भी गुण है, लेकिन ये डोमिनेंट वाला ही शो होगा। अभी आपने जो नियम पढ़ा, तो ये भी टॉल होगा, ये भी यहाँ पे भी एक डोमिनेंट वाला आ गया, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ही दिखेगी। ये दोनों छोटे मतलब रिंकल वाले इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हो जाएगा ड्वार्फ। कौन सा, इसको टॉल कह लो, या मैं दोनों कैरेक्टरिस्टिक को कंफ्यूज करवा दिया, कोई नहीं। आप इसको ये कैरेक्टरिस्टिक को मान लो टॉल, इसको टॉल मान लो और इसको ड्वार्फ मान लो। इसको या तो कुछ भी मान सकते हो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है, या इसको आप राउंड मान लो। अच्छा सॉरी, मेंडल ने तो जो कैरेक्टरिस्टिक लिया था हम वही लेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे वी कैन टेक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन चूंकि हम मेंडल वाला पर हैं तो मेंडल ने जो लिया था ये राउंड लिया था और ये रिंकल लिया था। तो ये देखो ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये रिंकल। अब देखो जो चार ये बने क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ये बच्चे बने मटर के, वो देखो उसमें राउंड वाले कितने बने और रिंकल वाले कितने बने। तो इसका रेशियो आप देखो 3:1 है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सारे राउंड ही बने, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, 3 राउंड बने, एक रिंकल बना। अच्छा ये देखो एक चीज़ और है, ये सब विजिबल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है आपको, दिस इज फेनोटाइपिक, फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा दिख रहा है। भले ही उसके अंदर रिसेसिव वाला भी कैरेक्टरिस्टिक हो, मतलब ये रिंकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो रिसेसिव है वो भी उसके अंदर हो, लेकिन विजुअली बाहर से अगर आप मटर के पेड़ को देखेंगे, इसी को कहते हैं फिनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक गुण में आपको 3:1 सेकेंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स दिखेंगे। अब इसमें पूछ देगा कि नहीं, अब आप मुझे बताइए फेनोटाइपिक तक तो ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, तो वो आपसे पूछेगा जेनोटाइपिक बताइए, उसके जीन में क्या क्या है। तो जीन में ये नहीं है, जीन में तो उसका कुछ अलग ही खेला है। जीन में जेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब जेनोटाइपिक में आप कहेंगे राउंड, प्योर राउंड, मतलब होमोजाइगस वाला जो है ये 1 है, ये 2 हेट्रोजाइगस वाला 2 है, और बाकी रिंकल का 1 है। तो 1:2:1 का रेशियो इसमें दिखेगा। ये भी हेट्रोजाइगस राउंड,
तो ये जीनोटाइपिक। ऑल्दो ये नहीं पूछता आपसे, फिनोटाइपिक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पे ही अभी तो ये सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेके आपने इसको समझा है। सब्सिक्वेंटली आपको दो दो ट्रेड समझ, राउंड के टॉल वाला भी आपको अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, टॉल वाली कैरेक्टरिस्टिक भी, तब क्या होगा आउटकम, वो सब भी आपको जानना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो यही है इसमें कि टॉल डोमिनेट करता है ड्वार्फ के, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए एलील्स जो होते हैं, एलील्स का मतलब क्या है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय में, और ईच गैमेट कैरी वन एलील्स, जो मैंने आपको बताया मियोसिस में वो आधा हो जाता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पहले कैरेक्टरिस्टिक या दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सपोज ये दोनों कैपिटल का टी है, तो ये एक कैपिटल हो जाएगा, दूसरा वाला भी कैपिटल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर ये एक कैपिटल और एक स्मॉल होता, तो ये एलील सेपरेशन के समय में एक बड़ा टी होता और एक छोटा टी होता, और यहाँ पे यही हो रहा है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया गैमेट फॉर्मेशन के समय में सेग्रीगेट हो जाता है एलील्स, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी अगर आपके पास हो एलील का फॉर्म, वो जब भी रिप्रोडक्शन होगा, जब भी ब्रीडिंग होगी, तब वो अलग हो जाएगा। सपोज दो आर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन में अलग अलग हो जाएगा, दो बन जाएंगे। सपोज ये है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल आर एक स्मॉल आर। सपोज ये है, ये गैमेट फॉर्मेशन में जनरली क्या होता है, जब सेम रहता है तो आप एक ही लेते हैं, अदरवाइज यू टेक डिफरेंट वन। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग हमने ले लिया। आई बात समझ में? इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल तरीके से सोचिए, अगर कोई गोरा लड़का है, ये गोरा हो गया, ये थोड़ा सा श्यामला है, ठीक है, तो जरूरी है नहीं उसमें ये, या फिर उसके जो दूसरा पार्टनर है या उसके मदर या फादर में से एक दूसरा श्यामले हैं, काले कह लो, ठीक है, तो उसका बच्चा हो सकता है श्यामला हो जाए। तो श्यामले में क्या है, उसमें काला वाला भी गुण है और गोरा वाला भी गुण है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी डेरोगेटरी वो सब चीज़, लेकिन बट स्टिल आपको समझने के लिए ऐसा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं होंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा, एक्सप्रेस वो होगा जो डोमिनेंट नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो बहुत सारे अगर ट्रेड है, तो ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, वो होते हैं सेग्रीगेट होते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों में उसका रेशियो 9:3:3:1 होगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, इसमें ये कहा गया है कि एलील्स जो होते हैं, दो और दो से अधिक जीन्स के, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, एक दूसरे से कोई वो नहीं। जैसे अगर सीड का शेप है और सीड का कलर है, तो जब वो ब्रीड करेंगे तो शेप को सीड वाले से कोई मतलब नहीं है, वो सब लोग अपना अपना नियम कानून से ही जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो राउंड और येलो, राउंड को अगर आपने सपोज बड़े उससे कर लिया आर से, और येलो को बड़े वाई से, रिंकल को आपने ऑलरेडी पहले भी किया है छोटे वाले आर से, और ग्रीन को आपने कर दिया छोटा वाई। और तो अगर ये दोनों ब्रीड करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली देखो हर एक दूसरे से इंटरब्रीड वो करेगा, मिक्स करेगा। तो आप इधर केस में देखोगे कि हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर ही बनेगा फर्स्ट जनरेशन में। तो कैपिटल आर डोमिनेट है, डोमिनेटिंग नेचर का है, कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो राउंड हो गया। अब देखो कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी येलो हो गया। तो पहले
जनरेशन में हमेशा राउंड और येलो ही होगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसके जीन्स में क्या है। उसके जीन्स में अब देखिए रिंकल वाला भी आर आ गया है, ग्रीन वाला भी उसका आर आ गया, वाई आ गया है, लेकिन तब भी एक्सप्रेस क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसके अंदर अब ये चीज़ें जो है ना, फर्स्ट जनरेशन तक तो डोमिनेंट वाली ही दिखती है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मतलब आई मीन टू से कि जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो भी दिखने लगते हैं। अब ये गैमेट फॉर्मेशन में गया है, अब ये एलील्स अलग अलग हो जाएंगे, राउंड का एक अलग, ऐसे बेसिकली परमुटेशन कम्बिनेशन बिठा के तो ऐसे ऐसे 4 बन गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे इसके। अब जब ये ब्रीडिंग होगी तो आप देखोगे फेनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1, ये सेकेंड जनरेशन में है। अब राउंड येलो 9 वैसे आएंगे, रिंकल्ड येलो 3 आएंगे, राउंड ग्रीन 3 आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन 1 आएंगे। आई बात समझ में? ये कब होता है, जब 2 या 2 से अधिक जीन्स सॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। आपके एग्जाम में यहीं तक आएगा, ये भी अच्छे लेवल का है। लेकिन अच्छा, अगर आइडियली देखोगे तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो एनिमल हो, 2 ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं, उसमें हजारों लाखों आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से अलग होते हैं। इसीलिए आप कभी भी सब्सिक्वेंट जनरेशन में, अगले जनरेशन में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें मदर वाला क्वालिटी आएगा, फादर वाला क्वालिटी आएगा, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम्पल के लिए मदर अगर सपोज बहुत लंबी है और फादर छोटे हैं, तो बच्चा एकदम छोटा ही हो सकता है, या बहुत लंबा ही हो जाएगा, या बीच बीच का होगा। आई बात समझ में? तो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम से देखो, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं मतलब। और रेशियो क्या होता है, 9:3:1, 9:3:3:1 ये होता है सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डोमिनेट नेचर का हो, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोजोम्स एंड डीएनए के बारे में। क्रोमोजोम्स क्या है, इसमें मैंने समय इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 या 2 से अधिक है तो ये वाला हो जाएगा, अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक वाली है तो ये 3:1 होगा, और F1 जनरेशन में सेम होगा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्रोमोजोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसे ह्यूमन की बात करते हैं 23 पेयर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स फीमेल में, 44 प्लस XY मेल में, ये हो गया 46। ऑटोसोम्स ये जो है इसको कहते हैं ऑटोसोम्स, और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम ये 44 हो गया, या 22 पेयर कह लो, और सेक्स क्रोमोजोम का एक पेयर, या दोनों को अलग अलग कर दो, एक ही चीज़ है। अब देखिए डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत फेमस, इससे पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन, किसने डिस्कवर किया, वाटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में। स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स सीढ़ीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, और बेस में होता है एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ATGC याद रखना। आरएनए क्या होता है, सिंगल, देखो ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। आरएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, इसका एक स्ट्रैंड बस। इसमें टाइप होते हैं mRNA, tRNA, rRNA, बहुत डिटेल में नहीं है, आपको सब्सिक्वेंट ग्रेजुएशन के लेवल पे ये सब पढ़ना पड़ेगा, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये आरएनए होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है, किसमें, बैक्टीरिया और स्मॉल यूकैरियोटिक एनिमल। अब देखते हैं जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करती है। देखिए जो डीएनए है, कहते हैं ना डीएनए आपका हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, आरएनए फिर ट्रांसलेट होता है, ये भी आपको याद रखना है,
डीएनए ट्रांसक्राइब होता है, आरएनए ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन्स में, और इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए, आरएनए और आरएनए प्रोटीन। इनहेरिटेंस देखते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस डोमिनेंस आपको पता चल गया, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक का, रिसेसिव का भी हो सकता है, को डोमिनेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। डोमिनेंट वाला मैंने आपको बता दिया, मेंडेलियंस वो वाला। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सपोज आपके पास कोई सिंगल ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकम्प्लीट में सपोज ये आर आर, ये आर आर, ये आर आर और ये आर आर। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो मोनोजाइगस डोमिनेंट वाला है वो आपको सही कैरेक्टरिस्टिक इसी का देगा। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इसमें है ना, तो ये भी आपको सही कैरेक्टरिस्टिक देगा। लेकिन रिसेसिव क्या हो जाएगा, इससे एकदम अलग हो जाएगा। मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट में था उससे ही अलग एकदम आ जाएगा वो। अब जैसे देखिए एक रेड और वाइट फ्लावर को, ये रेड कैरेक्टरिस्टिक को करता है, ये सपोज वाइट कैरेक्टरिस्टिक को, तो कायदे से ये रेड दिखा रहा है, ये रेड दिखा रहा है, ये भी रेड दिखा रहा है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट वाला, इसको वाइट होना चाहिए, लेकिन ये वाइट नहीं होता, ये पिंक हो गया, ये पिंक हो गया। तो वैसे डोमिनेंस को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसका भी रेशियो 1:2:1 होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं, बोथ ट्रेट आर एक्सप्रेस, और इसका एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप में देखिए क्या है, इसमें जीन होते हैं 3, जीन एलील्स के टाइप होते हैं 3, जैसे ए बी और एक ये। अब ए के लिए क्या है, ए जीन जीन आई ए या इसको आई कह दो या नॉट कह दो या ब्लैंक छोड़ दो, कोई नहीं, ठीक है। तो जब दोनों ए रहेंगे तो ए दिखेगा, सिंगल ए भी रहेगा तब भी ए दिखेगा, बी भी रहेगा तब भी दिखेगा, ऑब्वियसली सिंगल बी रहेगा तब भी दिखेगा, ए भी रहेगा तो ए दिखेगा, और अगर कुछ नहीं है तो ओ दिखेगा, यूनिवर्सल ओ रिसिपेंट। तो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप है, ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। सेक्स डिटर्मिनेशन में बता दिया कि 46 ह्यूमंस में कहते हैं ना, आप ये तो पता ही होगा, क्रोमोजोम्स। अब इसको कैसे कैसे कहते हैं, 46 में 44 होता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होता है, जो आपके बॉडी के बाकी जितने भी आपको फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, आँख कान नाक, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है 44। ये दोनों मेल फीमेल में सब सेम रहता है, लेकिन बच कहाँ गया, 2 एडिशनल जो होते हैं 46 मिलाने के लिए, वो इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। अगर XX आप में है तो आप हो गई फीमेल, अगर XY है तो आप हो गए मेल, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम। तो ये 44 या फिर ये 44, दोनों में से जो है आपका, उसी से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो देखिए मेल का क्या है, मेल का जो होता है XY डिनोशन होता है सेक्स क्रोमोजोम का, और फीमेल में XX। फादर डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्यों, क्योंकि देखिए 44 प्लस XY है, 44 प्लस XX है, XY है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं किसमें, रिप्रोडक्शन में, ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये ऑटोसोम्स है, ये करते हैं, ठीक है। ये जब करेंगे तो इनमें जब मियोसिस होगा तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा, तो 2 XX हो जाएंगे और ये एक X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा। अब इसकी ब्रीडिंग कराइए, इसकी ब्रीडिंग कराइए, इसकी कराइए, इसकी, तो देखिए पहला मिलेगा तो XX बनेगा, ये वाला और ये वाला मिलेगा तो XY बनेगा, ये वाला मिलेगा तो XX बनेगा, ये वाला फिर XY।
तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, x की 2 और xy की भी 2, तो बेसिकली x मतलब फीमेल और मेल की प्रोबेबिलिटी सिमिलर है। कोई ऐसा ये नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन होगी और बच्चे नए वो होंगे तो मेल जल्दी मतलब मेल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फीमेल का, तो ये कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, ये सब रैंडम वो होता है और इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट आपने देखा कि XY ये Y ही जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि फादर डिटरमाइन करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, अदरवाइज अगर XX है तो ऑब्वियसली वो फीमेल है। होपफुली आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सेक्स लिंक डिजीज देखते हैं कि बहुत सारे डिजीजेज हैं जो एक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड होती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन होता है मेल में, क्योंकि एक्स जो मदर का जो एक्स वाला जो पार्ट है वो फिर बच्चे में भी आता है, XY वाला में ये एक्स, और इससे फिर ये रिसेसिव है बेसिकली, तो वो पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग है या बच्चा है उसमें वो ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस का या हीमोफीलिया का दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं म्यूटेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंगल डेफिनेशन ही बहुत बार पूछ जाता है। जो आपका DNA है उसमें सडन चेंज, कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज हो गया, किसके कारण, कोडिंग में, मतलब जो जीन की कोडिंग है, सिंपल ये समझिए कोडोन के फॉर्म में होता है, तो या तो कैसे चेंज होगा, या तो इसमें कुछ नया कोडोन जीन घुस जाए या कुछ डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये जो चेंजेज या तो इंसर्शन के कारण या डिलीशन के कारण जो DNA में होता है, जिसके कारण कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन होता है, हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। अगर डिलीट हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई जीन कोड कर रहा था, सपोज आपके आँखों के रोशनी के लिए था वो, और वहीं डिलीट हो गया तो आपकी रोशनी चली गई, ठीक है। अगर किसी में फिंगर फॉर्मेशन के लिए था, उसमें एक और सिमिलर वैसा ही जीन वो हो गया तो फिंगर ज़्यादा हो गए। तो जितने भी आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन के कंडीशन में भी देखते होंगे, बहुत न्यूज़ सुनते होंगे, कुछ नया फॉर्म दिख गया आपको ह्यूमन का, सर बहुत बड़ा या 2 सर का, तो ये एक कारण, म्यूटेशन उसमें एक कारण हो सकता है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, मतलब यूजफुल भी हो सकता है, या हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे हार्मफुल के केस में देखिए सिकल सेल एनीमिया, प्रोटीन ही बनना बंद हो जाती है जिससे वो, और इसीलिए सिकल लाइक सेल हो जाता, मतलब ब्लड सेल हो जाता है, एनीमिक पेशेंट हो जाता है उससे, और बहुत कॉमन होता है ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो मोर और लेस एक समरी के तौर पे, ऑल्दो आपको इन डेप्थ पढ़ने के लिए एक बार बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपको समझने के लिए ये इतना लंबा वीडियो मेरे ख्याल से जेनेटिक्स पे बहुत काफ़ी था। एक आपको 360 डिग्री व्यू मिल गया इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बस सर्च करना है पाथ नेक्स्ट, ठीक है। पाथ नेक्स्ट जो है ना, ये इससे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कुछ भी है, यू जस्ट पिंग अस, वी विल बी रिजॉल्विंग योर इशू, जो भी आपका इशू होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।